लोग दुनिया में नाम कमाने के लिए मरते हैं, लेकिन चार्ल्स शोब्राज बदनामी हासिल करने के लिए लोगों को जान से मार दिया करता था। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी तो चार्ल्स शोब्राज का नाम जरूर सुना होगा। इसे दुनिया का सबसे कुख्यात और सबसे शातिर अपराधी माना जाता है। चार्ल्स शोब्राज को अपनी बदनामी से ही प्यार था। लोगों को मारना उसका पैशन था और जेल से भागना उसका शौक। शातिर था कि तिहाड़ जेल की दीवारें भी चार्ल्स शोब्राज को कैद नहीं कर सकती थी। 2 दर्जन महिलाओं की हत्या तथा अनगिनत लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाला चार्ल्स शोब्राज कुख्यात अपराधी होने के बावजूद दुनिया में अपराधी कम और सेलिब्रिटी के तौर पर ज्यादा पहचाना गया। जेल में रहने के बावजूद ये महीनों के लाखों रुपए कमाया करता था। दुनिया इसे बिकिनी किलर के नाम से भी जानती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स शोब्राज को बिकिनी किलर क्यों नाम दिया गया था? आखिर क्या है चार्ल्स शोब्राज की बचपन से लेकर के अब तक की पूरी कहानी? चार्ल्स शोब्राज ने अपराधी की दुनिया में कैसे कदम रखा? कैसे ये दुनिया के कई देशों की पुलिस को मूर्ख बनाता चला गया और अंत में कैसे पकड़ा गया? आज चार्ल्स शोब्राज कहां और किस हालत में है, चलिए जानते हैं। सब कुछ आज के वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल से बताने जा रही हूँ। आपको चार्ल्स शोब्राज के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दुनिया में चार्ल्स शोब्राज नाम से मशहूर शख्स का पूरा नाम चार्ल्स गुरुमुख शोब्राज हुंटचंद भवनानी था। चार्ल्स का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के सबसे बड़े शहर साई गांव में हुआ था। चार्ल्स की मां का नाम तथा पिता का नाम शोभराज हुंटचंद भवनानी था। चार्ल्स के पिता भारतीय मूल के थे, जबकि उसकी मां वियतनाम के रहने वाली थी। जब चार्ल्स का जन्म हुआ था तब उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। वे एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। चार्ल्स के जन्म के बाद उनके पिता चार्ल्स शोब्राज को अपनाने से इनकार कर देते हैं और बहुत जल्द चार्ल्स के माता पिता अलग भी हो जाते हैं। इसके बाद चार्ल्स की मां फ्रांस आर्मी के लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी से शादी कर लेती है और इस तरह से चार्ल्स अपनी मां तथा सौतेले पिता के साथ फ्रांस में रहने लगता है। बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया ने चार्ल्स को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। अभी चार्ल्स की उम्र मात्र 16 साल भी नहीं हुई थी कि इसका उठना बैठना स्मगलर्स और चोर उचक्कों के साथ शुरू हो गया था। वैसे तो इसने चोरी और छीना झपटी का काम बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दिया था, मगर पहली बार ये पुलिस के हत्थे 19 साल की उम्र में साल 1963 में चढ़ा था। तब ये चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। जुर्म साबित होने पर चार्ल्स शोब्राज को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। चार्ल्स ने भले ही बड़ी कोई डिग्री हासिल नहीं की थी, मगर इसका व्यक्तित्व और बातचीत करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। ये किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों से अपने वश में कर लेता था। अपनी इसी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उसने जेल में अमीर कैदियों से दोस्ती करनी भी शुरू कर दी थी। उन्हीं अमीर कैदियों में एक कैदी फेलिक्स डी एस्कोग्ने भी था। चार्ल्स शोब्राज ने जेल में रहते हुए फेलिक्स से काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी। जेल से बेल मिलने के बाद चार्ल्स एक ही कमरे में फेलिक्स के साथ रहने लगता है। फेलिक्स डी एस्कोग्ने काफी अमीर घराने का लड़का था और उसकी जान पहचान काफी अमीर लोगों से भी थी। ये बड़ी बड़ी पार्टियों में आता जाता था। फेलिक्स के साथ चार्ल्स शोब्राज भी इन पार्टियों में जाना शुरू कर देता है और यहाँ वो पार्टियों में आने वाली अमीर लड़कियों से दोस्ती करना शुरू कर देता है। चार्ल्स शोब्राज दिखने में भी काफी हैंडसम और चार्मिंग था और ऊपर से इसका बात करने का अंदाज काफी लुभावना होता था। इसी कारण लड़कियां खुद ही इसकी तरफ खिंची चली आती थी। इन्हीं पार्टियों में जाने के क्रम में एक दिन फेलिक्स की मुलाकात शैंटेल्स नाम की एक लड़की से होती है। शैंटेल्स पेरिस की रहने वाली थी। ये पहली बार था जब चार्ल्स शोब्राज वास्तव में किसी लड़की से प्यार करने लगा था। दोनों अलग कई महीनों तक साथ रहने लगे थे। इसी बीच चार्ल्स शोब्राज अपनी गर्लफ्रेंड शैंटेल को 1969 में प्रपोज करता है और वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इस प्रपोजल वाले दिन ही शाम के समय में चार्ल्स शोब्राज कार चोरी के बाद भागने के दौरान पकड़ा जाता है। इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से इसे 8 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है।
जैसे ही 8 महीने बाद जेल की रिहाई होती है तो वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद 1970 में फ्रांस छोड़कर ईस्टर्न यूरोप में निकल जाता है। वो अगले कुछ महीनों तक एक देश से दूसरे देश तक घूमता रहता है और इस दौरान वो नए नए लोगों से दोस्ती करता है और उन्हें लूटता है। चार्ल्स शोब्राज और उसकी पत्नी क्राइम करने के बाद कभी भी एक जगह नहीं रुकते थे, बल्कि किसी विदेशी नागरिक को पहचान कर पहले उससे दोस्ती करते थे, फिर उसका पासपोर्ट लूटकर उसी पासपोर्ट और नाम का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जगह भाग जाते थे। अगले कुछ महीनों तक शोब्राज दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के क्राइम करता हुआ नजर आता रहा। वह सफर करता रहा और फाइनली 1971 की शुरुआत में भारत आ जाता है। भारत आते ही उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने उषा रखा था। भारत आकर भी चार्ल्स शोब्राज क्राइम करना नहीं छोड़ता है, बल्कि और भी ज्यादा लेवल पर आ जाता है। क्राइम का लेवल उसने बढ़ा दिया था। कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद वो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में उसकी पहचान एक लोकल बदमाश से हो जाती है। पहले चार्ल्स उससे बहुत अच्छी दोस्ती करता है, मगर कुछ दिनों बाद उसकी ही 2 रिवॉल्वर लूटकर वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर वो एक रिवॉल्वर बेचने का जुगाड़ बनाने लग जाता है। इसी क्रम में वो एक लोकल बिजनेसमैन से मिलता है और उसे वो रिवॉल्वर बेचने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान गलती से गोली चल जाती है, जो रिवॉल्वर खरीदने आए व्यक्ति के सीने में लग जाती है। चार्ल्स उसे मरा समझकर भाग जाता है, मगर बाद में वो व्यक्ति सारी कहानी पुलिस वालों को बताता है। इसके बाद पुलिस चार्ल्स शोब्राज की तलाश में लग जाती है और उसी व्यक्ति की निशानेदेही पर भारत में पहली बार 14 नवंबर 1971 को चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद कुछ दूसरे मामलों में पूछताछ के लिए चार्ल्स शोब्राज को दिल्ली लाया जाता है। अभी चार्ल्स को दिल्ली लाए हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं, लेकिन अचानक एक दिन वो पेट में बहुत तेज दर्द की शिकायत करता है। चार्ल्स की बेचैनी को देखते हुए उसे तुरंत वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ शुरुआती इलाज के बाद उसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रखा जाता है। इसी दौरान एक दिन चार्ल्स शोब्राज पास में ही बैठे पुलिस वाले को कहता है कि आज मुझे डॉक्टर ने नींद की दवाई नहीं दी है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर तुम इस लाइट को बंद कर देते हो तो शायद मुझे नींद आ जाएगी। चार्ल्स की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद गार्ड लाइट बंद कर देता है। उधर चार्ल्स की पत्नी बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स तथा पुलिस वालों को बगल के कमरे में अपनी बातों में लगाए रखती है। इसी तरह 20 मिनट समय बीत जाता है। 20 मिनट बाद जब एक पुलिस वाला उस कमरे में जाकर बत्ती जलाता है तो कमरे को खाली पाता है, यानी चार्ल्स शोब्राज उनकी पकड़ से एक बार फिर से भाग चुका था। इस खबर के फैलते ही हड़कंप मच जाता है और आनन फानन में चार्ल्स शोब्राज की तलाश में पुलिस की पूरी टीम लग जाती है। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया जाता है और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि 2 महीने बाद उसे कुछ शर्तों के साथ बेल मिल जाती है। बेल मिलते ही चार्ल्स दिल्ली से भागकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच जाता है। काबुल पहुंचकर अफगानिस्तान के मशहूर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रुकता है। वो कई दिनों तक उसी होटल में रुका रहता है, मगर एक दिन होटल से निकलने का फैसला करता है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का सबसे महंगा होटल था और वो वहाँ कई दिनों से रुका हुआ था। इस कारण होटल का बिल बहुत ज्यादा हो गया था, मगर उसके पास बिल देने के पैसे नहीं थे। इसलिए वो दिमाग लगाता है और चुपके से होटल कंपाउंड से ही एक कार चुराता है और अफगानिस्तान से भाग निकलता है। हालांकि भागने के दौरान ही अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे काबुल की जेल में डाल दिया जाता है। वो इस जेल में कुछ ही दिनों तक रहता है और एक बार फिर से भारत की जेल में रहते हुए किया गया बीमारी वाला नाटक वहाँ भी दोहराता है। शोब्राज की हालत को देखते हुए तुरंत उसे अफगानिस्तान के वजीर अकबर खान हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ भी शोब्राज कुछ दिनों तक रुकता है। फिर एक दिन मौका देखकर गार्ड की चाय में कुछ अधिक मात्रा में नशे की गोलियां मिला देता है और उस हॉस्पिटल से भी भाग निकलता है।
यहाँ से भागने के बाद 1971 में चार्ल्स शोभराज पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान में रहने के दौरान ही एक दिन वो रावलपिंडी में एक टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ दूर जाने के बाद सन्नाटे में टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर देता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक चार्ल्स शोभराज द्वारा की गई ये पहली हत्या थी। इसके बाद फर्जी पासपोर्ट के सहारे वो कुछ समय तक पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान में रहता है। इसी दौरान वो अफगानिस्तान से जमीन के रास्ते भारत में हथियारों की स्मगलिंग शुरू कर देता है और खूब पैसे कमाता है। हथियारों की स्मगलिंग के साथ साथ वो भारत में गाड़ियों की चोरी और विदेशी पर्यटकों के साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम देता रहता है। ऐसा लगभग 2 सालों तक यानी कि 1971 तक चलता है और चार्ल्स शोभराज खूब तरक्की करता है। पुलिस और कानून की नजरों से बचकर वो अपना पैसा जुए और बैंकॉक के कुछ बिजनेस में भी लगा देता है। इन्हीं सब के दौरान 1973 में वो दिल्ली के मशहूर अशोका होटल में रुकता है। होटल में रुकने के दौरान ही वो यहाँ की एक डांसर से दोस्ती कर लेता है और उससे शादी का वादा भी करता है। डांसर से दोस्ती होने के बाद वो एक बड़ी प्लानिंग करता है और मिलकर अशोका होटल के कंपाउंड में स्थित ज्वेलरी शॉप में लूट का प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक पहले वो ज्वेलरी शॉप के स्टाफ को बुलाता है और खुद की पहचान नेपाल के राजकुमार के तौर पर करवाता है और ज्वेलरी शॉप के स्टाफ से कहता है कि कुछ कीमती जेवर लेकर ऊपर आओ, मुझे खरीदना है। अपनी बातों से ज्वेलरी शॉप के स्टाफ को चार्ल्स शोभराज पक्का यकीन दिलवाता है कि वो नेपाल का एक राजकुमार है। इसके बाद स्टाफ नीचे से काफी महंगे महंगे आभूषण लेकर ऊपर शोभराज के कमरे में आ जाता है। स्टाफ के कमरे में आते ही शोभराज उसे पानी पीने के लिए देता है। पानी पीते ही वो बेहोश हो जाता है क्योंकि शोभराज ने पहले से ही उसमें नशे की गोलियां मिलाई रहती है। स्टाफ के बेहोश होते ही शोभराज सभी जेवर लेकर उस डांसर के साथ फरार हो जाता है। इधर थोड़ी देर बाद ज्वेलरी शॉप के दूसरे स्टाफ नोटिस करते हैं कि काफी देर से ऊपर गया उनका साथी वापस नहीं आया है। ऐसे में एक स्टाफ भागते हुए ऊपर जाता है तो देखता है कि उस कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ है। जल्दी से स्पेयर की से दरवाजा खोला जाता है तो अंदर नजर आता है कि वो स्टाफ बेहोश पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ सभी सामान के साथ कमरे में मौजूद लोग गायब हो चुके हैं। आनन फानन में पुलिस भी वहां आती है और कमरे की तलाशी के दौरान रूम में एक पासपोर्ट मिलता है। चार्ल्स शोभराज जल्दबाजी में अपना पासपोर्ट वहीं भूल गया था और इसी पासपोर्ट से पुलिस चार्ल्स शोभराज को पहचान करके स्थानीय एयरपोर्ट को खबर कर दी जाती है। चार्ल्स शोभराज आए तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। प्लान के मुताबिक ही चार्ल्स शोभराज एयरपोर्ट पर भी आता है ताकि दूसरे देश भागा जा सके, मगर वहां उसकी भिड़ंत सुरक्षा बलों से हो जाती है। किसी तरह तो चार्ल्स वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर उसकी वो डांसर दोस्त जेवर समेत पकड़ी जाती है। चार्ल्स शोभराज के पीछे पुलिस की कई सारी टीमें पड़ जाती है और अंततः कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे एक बार फिर से जेल भेज दिया जाता है। पुलिस चार्ल्स शोभराज के पास से भारी मात्रा में अफगानिस्तान से तस्करी के लिए भारत तक लाए गए रिवॉल्वर, पिस्टल और गोलियां बरामद करती है। इसके बाद कई अलग अलग धाराओं के तहत चार्ल्स शोभराज पर केस दर्ज किए जाते हैं। उसे जेल भेज दिया जाता है और अगले कई महीनों तक चार्ल्स शोभराज जेल में ही रहता है, मगर कुछ महीनों के बाद उसे बेल फिर से मिल जाती है। बेल मिलते ही एक बार फिर से वो भारत में रुकने की बजाय पहले अफगानिस्तान जाता है और फिर वहां से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच जाता है। उधर चार्ल्स की पत्नी शैंटेल चार्ल्स से तंग आकर के उससे अपने सभी रिश्ते खत्म कर लेती है और अपनी बेटी को लेकर वापस फ्रांस चली जाती है। उन दिनों ईरान में बड़े स्तर पर सत्ता विरोधी दर्शन प्रदर्शन चल रहे थे और बड़े स्तर पर विरोधी दल के नेता अंडरग्राउंड चल रहे थे। अपनी पहचान बदलकर चार्ल्स शोभराज विरोधी गुट के नेताओं से मिलने लगता है और फिर वो उनके लिए हथियार की स्मगलिंग करने लगता है। अवैध हथियारों का धंधा खूब अच्छा चलता है और चार्ल्स काफी पैसे कमाता है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है क्योंकि कुछ ही समय बाद ईरान के सीक्रेट एजेंसी चार्ल्स शोभराज की चालाकी को पहचान लेते हैं और उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। मगर यहाँ भी चार्ल्स शोभराज अपनी चालाकी दिखाता है और तुरंत ईरान की सीक्रेट पुलिस एजेंसी से एक बड़ी डील करता है। डील के तहत चार्ल्स पुलिस वालों को सत्ता विरोधी 2 बड़े नेताओं के छुपे होने का पता बता देता है।
बदले में पुलिस चार्ल्स शोबराज पर कोई कार्यवाही नहीं करती है और उसे तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंचा देती है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंचते ही वहां उसकी मुलाकात अपने एक भाई एनरी से होती है। वो अपने 2 साल तक भाई के साथ मिलाकर अलग अलग जुर्म को अंजाम देता रहता है। काफी समय तक तुर्की में क्राइम करने के बाद दोनों भाई ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच जाते हैं और वहां भी कई महीनों तक आतंक मचाते रहते हैं, मगर यहाँ दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। ग्रीस की जेल में रहते हुए 2 बार चार्ल्स शोबराज जेल से भागने की कोशिश करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। वो खून की उल्टियां तथा पेट में दर्द वाला नाटक भी करता है, मगर यहाँ पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं होता है और वो जेल में ही बंद रहता है। क्योंकि शोबराज 2 बार जेल से भागने की कोशिश कर चुका था, इसलिए उसे अब एक ऐसी जेल में भेज दिया जाता है जहां से आज तक एक भी कैदी भाग नहीं सकता था। वो जेल समुद्रों के बीचों बीच एक टापू पर स्थित था। यहाँ पहुंचकर भी चार्ल्स शोबराज भागने की जुगाड़ में लगा ही रहता है। इसी क्रम में जेल में काम करने वाली एक नर्स से दोस्ती कर लेता है और उससे प्यार का नाटक करने लगता है और फिर उसी की मदद से धीरे धीरे खाने के सामान के अंदर रखकर बारूद और दूसरी चीजें मंगवाने लगता है। फिर चुपके से वो इन चीजों से आग जलाने वाला यंत्र तैयार कर लेता है। इस दौरान एक दिन जब चार्ल्स शोबराज को सुनवाई के लिए जेल से निकालकर गाड़ी में लेकर जाया जा रहा था, तो वो एक जगह रास्ते में अचानक से पहले से तैयार किए हुए बारूद वाले हथियार से गाड़ी के अंदर आग लगा देता है। इससे गाड़ी के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और मजबूरन गाड़ी को रोकना पड़ता है। इसी अफरा तफरी के दौरान वो फायदा उठाकर आखिरकार चार्ल्स वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ चार्ल्स तो किसी तरह से पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है, मगर उसका भाई एड्रिन पकड़ा जाता है और उसे ग्रीस पुलिस द्वारा तुर्की को सौंप दिया जाता है। यहाँ उसे 18 साल की जेल की सजा मिलती है। अगले कुछ महीनों तक चार्ल्स शोबराज एक जगह से दूसरी जगह भागता ही रहता है और भागते भागते वो फाइनली थाईलैंड पहुंच जाता है। थाईलैंड पहुंचकर वो कुछ समय तक कीमती रत्नों तथा ड्रग्स का बिजनेस करने लगता है और देखते ही देखते अपने इलाके के टॉप ड्रग डीलर में शामिल हो जाता है। वो ड्रग के बिजनेस के साथ साथ क्राइम भी करने लगता है, मगर इस बार वो अपने क्राइम करने के अंदाज में थोड़ा बदलाव करता है। पहले वो लोगों को दोस्त बनाकर लूटता था, मगर अब वो थोड़ा तरीका बदलता है। पहले लोगों की मदद करता, उन्हें जानता और इसी के जरिए फिर वो उनके साथ लूटपाट करता है। दरअसल 1975 में थाईलैंड पहुंचते ही सबसे पहले वो कुछ लड़कियों से दोस्ती करता है और उन्हें अपना दीवाना बना देता है। वो लड़कियां इसकी इतनी दीवानी हो जाती है कि सब कुछ चार्ल्स शोबराज के कहे अनुसार ही करती हैं। जैसे पहले शोबराज ने चुपके से थाईलैंड घूमने आए 2 फ्रेंच पुलिस अधिकारियों का पासपोर्ट चुरा लिया और फिर पासपोर्ट ढूंढने का बहाना करके उसे पासपोर्ट लौटाकर उनकी नजरों में हीरो बन गया। वो फिर चार्ल्स के भक्त बन गए। इसी तरह एक और महिला जो थाईलैंड घूमने आई थी, अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब यहाँ भी चार्ल्स के गैंग की दोनों लड़कियाँ मसीहा बनकर आती है और वो कहती हैं कि आप चार्ल्स शोबराज नाम के व्यक्ति से मिलो, वो आपकी मदद करेगा। इस तरह शोबराज उसकी भी मदद करता है और उसकी नजरों में भी हीरो बन जाता है। इस तरह से उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात अजय चौधरी नाम के एक भारतीय से होती है। अब थाईलैंड में अजय चौधरी भी चार्ल्स का फैन बन जाता है और वो भी इसी के लिए काम करने लगता है। दोनों मिलकर थाईलैंड में 1975 में एक महिला की हत्या कर देते हैं। ये महिला सिएटल शहर की रहने वाली थी। इसका नाम टेरेसा नॉल्ट था। दरअसल चार्ल्स शोबराज पहले अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करते हुए टेरेसा नॉल्टन से दोस्ती करता है। फिर घूमने के बहाने एक दिन शोबराज टेरेसा नॉल्टन को थाईलैंड के बीच पर ले जाता है। यहाँ मौका देखकर पहले तो वो उसे नशीली दवा देकर बेहोश करता है और फिर कुछ समय बाद गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। वो मरने वाली महिला के सारे कपड़े उतार देता है और सिर्फ उसके शरीर पर बिकनी रहने देता है। कुछ समय बाद ही एक थाईलैंड के मशहूर पटाया रिजॉर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर विताली हकीम नाम के शख्स की लाश मिलती है। इसके भी अधिकतर कपड़े गायब थे। इसे भी जलाया गया था। चार्ल्स शोबराज और उसके साथियों ने अगला निशाना 29 साल के हैंग बिन तंजा तथा उनकी 25 वर्षीय गर्लफ्रेंड कॉकी हेमकर को बनाया था। इनकी भी लाश 16 दिसंबर 1975 को
सुनसान इलाके में मिलती है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होता है कि चार्ल्स शोबराज और उनके साथियों ने पहले इन लोगों से दोस्ती की और फिर उनको अपने भरोसे लेकर लूटपाट मचाई। इनमें से जिसने भी विरोध किया उनकी लाश को उन्हीं की गाड़ी से फ्यूल निकाल करके जला दिया गया था। फिर कुछ लोगों को ड्रग्स देकर मार दिया गया, क्योंकि कुछ महीनों के अंदर ही कई महिलाओं की लाशें मिली थी। ज्यादातर की हत्याएं एक ही अंदाज में की गई थी और सभी को मारने के बाद बिकनी में ही छोड़ दिया गया था। इसीलिए मीडिया ने चार्ल्स शोबराज को द बिकनी किलर का नाम दे दिया था। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों न हो, उसके गुनाहों से पर्दाफाश जरूर होता है। शोबराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे भारतीय कोर्ट ने गुनहगार मानते हुए जेल की सजा मुकद्दर की। 1976 से लेकर 1997 तक शोबराज भारत के तिहाड़ जेल में ही कैद रहा और 1997 में शोबराज की उम्र जब 52 साल हो चुकी थी, तब भारत सरकार ने उसे रिहा कर फ्रांस जाने की मंजूरी दे दी। पेरिस में पहुंचकर शोबराज वापस अपनी उसी लग्जरी लाइफ में लौट आता है और अपने जीवन को उसी तरीके से लग्जरी जीवन में जीने लगता है। क्या आप सभी जानते हैं कि शोबराज के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है और इस फिल्म को बनाने के लिए उसने $15 मिलियन का चार्ज किया था और उन्हीं पैसों के सहारे वो आराम से जीवन जीने लगा था। साल 2003 में शोबराज नेपाल आ गया, जहाँ उसे अभी भी पुराने जुर्म की वजह से अरेस्ट किया जा सकता था और हुआ भी यही। एक बार फिर से 1975 के डबल मर्डर केस में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और काठमांडू के कोर्ट में उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। 18 साल तक कैद रहने के बाद ओल्ड एज की वजह से 78 साल की उम्र में नेपाल सरकार शोबराज को 2022 में जेल से रिहा कर देती है और फिलहाल शोबराज अपना जीवन फ्रांस में ही व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, शोबराज को इतने गुनाहों के लिए कौन सी सजा दी जानी चाहिए थी? अगर आप एक जज होते तो आप कौन सी सजा सुनाते? मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलता रहे। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।